अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग मुश्किल में है और एक एक करके तमाम अहम रहनुमा मुकदमात का शिकार हो रहे हैं, मगर ये मुश्किल आर्जी है या फिर लॉन्ग टर्म में भी इनके लिए मुश्किल बनेगी। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए यह दावा करना मुश्किल नजर आता है। इस वक्त नून लीग की क़यादत या तो जेल में है या फिर संगीन इल्जामात का सामना कर रही है या फिर अदालती पेशियां भुगत रही है। किसी पर आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है तो किसी पर इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इसके साथ नून लीग की आला क़यादत को गद्दारी जैसे इल्ज़ामात का भी सामना है। आज भी नून लीग के लिए बुरा दिन साबित हुआ। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी और FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के बेटे हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। ये सब आज एक दिन में हुआ, मगर इन सब में सबसे अहम और बड़ी खबर ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की गिरफ्तारी की है। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों भाइयों की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब लाहौर पैरागॉन हाउसिंग केस में दोनों भाइयों को कई बार तलब कर चुका है। दोनों भाई कई बार पेश भी हुए, मगर उन्होंने मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 बार लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल की और आज अदालत ने तीसरी बार अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब ने उन्हें अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनसे खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमारा दामन साफ है, ये फैसले करने वाले सुन लें, अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। ये 75 साल की जद्दोजहद है जो ख्वाजा रफीक शहीद से शुरू हुई है। हमारा दामन और हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन ये फैसले करवाने वाले सुन लें, अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये कानून से खिलवाड़। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। हमें एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश करते हुए कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। 1.5 साल से हमें रगेदा जा रहा है। हुकूमत थी तब भी हुकूमत नहीं थी। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी के हवाले से नैब की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें काफी हद तक ऐसे शवाहिद हासिल किए जा चुके हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत जुर्म सरजद किया है। नैब के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने अपनी बेनामीदार एहलिया गजाला साद और अपने बेनामीदार भाई सलमान रफीक के जरिए कैसर अमीन बट और नदीम जिया के साथ मिलकर एयर एवेन्यू कंपनी लिमिटेड बनाई, जिसे बाद में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील कर दिया। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रिकॉर्ड से पता चला है कि पैरागॉन एक गैर कानूनी सोसाइटी है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ख्वाजा साद रफीक ने नदीम जिया और कैसर अमीन बट के साथ मिलकर बड़ी तादाद में लोगों को धोखा दिया और अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलने वाले फंड से गैर कानूनी फायदा हासिल किया। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ख्वाजा साद रफीक मुसलसल पैरागॉन हाउसिंग प्रोजेक्ट से गैर कानूनी फंड हासिल कर रहे हैं। साथ ही ख्वाजा साद रफीक ने अपने और अपने भाई सलमान रफीक के नाम पर 40 केनाल जमीन हासिल कर रखी है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ख्वाजा साद रफीक ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अपने गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बढ़ाया और उसकी मार्केटिंग की। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ख्वाजा साद रफीक ने अरबों रुपए की मालियत के कमर्शियल प्लॉट्स बेचे जो पैरागॉन की मिल्कियत में नहीं थे और उनसे नाजायज तौर पर फायदा उठाया। ऐसे करप्ट इकदामात के जरिए प्लॉट्स खरीदने वालों को धोखा दिया गया। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि ख्वाजा साद रफीक दबाव और मुजरिमाना तरीके से डराने धमकाने के जरिए प्रोसिक्यूशन के शवाहिद को खराब करें। इसलिए करप्शन के पैसों की वापसी, सबूतों के जमा करने और इंक्वायरी को कानूनी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी जरूरी है। नैब ने इब्तिदाई चार्जशीट तो पेश कर दी है, मगर नैब के पास पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से अहम किरदार कैसर अमीन बट का एतराफी बयान है। कैसर अमीन बट पैरागॉन सोसाइटी के डायरेक्टर रह चुके हैं और ख्वाजा साद रफीक के करीबी साथी समझे जाते रहे हैं। कैसर बट के बयान के मुताबिक, मैं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 35 साल से जानता हूं। मैंने ख्वाजा साद रफीक, नदीम जिया और सलमान रफीक से मिलकर 1997 में एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में मेरे साथ ख्वाजा साद रफीक की अहलिया, उनके भाई सलमान रफीक और नदीम जिया की अहलिया भी हिस्सेदार थी। ख्वाजा साद रफीक की अहलिया का नाम इस्तेमाल हुआ।
मगर तमाम काम साद रफीक और सलमान रफीक करते थे। कैसर अमीन भट्ट ने अपने एतराफ़ी बयान में मजीद कहा है कि हम सब ने साल 2000 में 200 केनाल इराजी खरीदी, वो ज़मीन मेरे नाम कराई गई। इस ज़मीन की खरीदारी में सलमान रफीक और साद रफीक ने पैसे लगाए। असद कैसर के एतराफ़ी बयान में मजीद कहा गया है कि इस ज़मीन की कीमत से हमने मजीद ज़मीन खरीदना शुरू की और इस ज़मीन पर हमने नई हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा बनाया, जिसके लिए नई कंपनी भी कायम की, जिसमें से साद रफीक और सलमान रफीक ने अपना नाम निकाल लिया और अपनी जगह नदीम ज़िया का नाम पेश किया। इसमें मैं और नदीम ज़िया 50-50% के पार्टनर बन गए। मेरे ख्याल में नदीम का 50% दरअसल साद रफीक और सलमान रफीक का था। कैसर भट्ट ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा है कि हमने 2005 में पैरागॉन सोसाइटी की मंजूरी के लिए शहरी इंतजामिया से रब्ता किया तो ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने मदद की, क्योंकि साद रफीक सियासी असर रसूख रखते थे। अभी 2005 की बात हो रही है। इस तरह जब भी सोसाइटी को ज़रूरत पड़ी इस बयान के मुताबिक तो साद रफीक ने हमारी मदद की। 2006 में साद रफीक और सलमान रफीक ने मुझसे कहा कि ज़मीनों के मामलात हम खुद देखेंगे, जिसके बाद मेरे शेयर्स कम कर दिए गए और नदीम ज़िया के शेयर्स 92% कर दिए गए। नदीम भट्ट के एतराफ़ी बयान में कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ही इस सोसाइटी के असल मालिक हैं। यह कैसर अमीन भट्ट का वो एतराफ़ी बयान था जो उन्होंने 6 दिसंबर को नैब के सामने दिया। कैसर अमीन भट्ट को नैब ने नवंबर में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद ख्वाजा साद रफीक ने 22 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया कि नैब कैसर अमीन भट्ट पर दबाव डाल रहा है और उन्हें नशा आवर दवाएं दे रहा है। कैसर अमीन भट्ट के वादा माफ गवाह बनने की खबरें, नैब का बड़ा सीधा सीधा मौक़िफ़ है डीजी नैब का कि आप का है पैरागॉन और आप बेनामी तरीके से ये सारा का सारा काम करते हैं और ये अरेंजमेंट जो आपका है इसको भी इसका भी तोड़ नैब निकाल चुका है, वो ये भी मीडिया पर कह चुके हैं। तो ये तो सीधा सीधा आपकी तरफ जा रहा है मामला अगर वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। डीजी नैब असल में आला कार है और वो एक आला कार का किरदार काफी अरसे से डीजी नैब लाहौर अदा कर रहे हैं। और कैसर अमीन भट्ट साहब से मेरा ताल्लुक 30-32 साल पुराना है। पैरागॉन तो 12-14-15 साल पुरानी स्कीम है। मुझे खुद कैसर अमीन भट्ट साहब ने और बहुत सारे लोगों ने जिन्हें नैब लाहौर ने बुलाया ये बताया कि वहाँ उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद उनको धमकाया जाता है और इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि वो मेरे खिलाफ अप्रूवर बने। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये निहायत अफसोसनाक बात है कि उनको ये ममनुआ ड्रग्स इस्तेमाल करवा रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक और उनसे ये अपनी मर्जी का स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं। अब ख्वाजा साद रफीक के केस के हवाले से गुज़िश्ता माह डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने दुनिया टीवी के प्रोग्राम में कामर खान साहब से बात करते हुए दावा किया था कि काफ़ी हद तक यकीन है कि ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन सोसाइटी के बेनामी हैं। इसके बाद डीजी नैब लाहौर ने हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा साद रफीक के केस में शवाहिद मिटाने की कोशिश की जाती है, गवाह गायब किए जाते हैं, इसलिए गिरफ्तारी ज़रूरी है। एतराज़ है नून लीग का कि शहबाज शरीफ साहब तो पेश हो रहे थे, बाहर भी नहीं जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? वो तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद दे रहे थे। गिरफ्तार करके क्या नया निकाल लिया? यही जरूरत थी। जैसे ख्वाजा साद रफीक वाला केस चल रहा है पैरागॉन, ख्वाजा साद रफीक के केस के अंदर जो विटनेस पैरागॉन के लिए आती है या वो गायब हो जाती है या वो टेलीफोन बंद करती है या वो मुल्क से भाग जाती है। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ बैठा क्या करूँ? तो शहबाज शरीफ अगर आप केस में भी ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस हिसाब से टारगेट कागज होता है। के बाद सवाल हमने सामने रखा कि उस हिसाब से तो इस वक्त हुकूमत में परवेज़ इलाही हैं, अलीम खान हैं, बाबर एवान हैं, जो इस वक्त पीटीआई तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करते? वो रिकॉर्ड में को तबाह कर सकते हैं। अगर ये आपकी मंतक मानी जाए तो उन्होंने कहा कि हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज नैब ने ख्वाजा साद रफीक को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से अब उनका दावा है कि मजीद भी बहुत कुछ है पैरागॉन के अलावा भी साद रफीक के खिलाफ। हमारे नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। गिशकोरी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, और क्या क्या इस वक्त नैब का दावा है कि उनके पास है साद रफीक साहब के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ? शाहजेब, जहाँ तक हमारी तहकीक है उससे नैब के ज़राए का बताना है कि तकरीबन 4 और तहकीकात हैं मुख्तलिफ़ केसेस में जो ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। उसमें पहले नंबर पर एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। नैब ज़राए का कहना है कि
55 लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे के ख़रीदे गए थे उसके दौरे हुकूमत में, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, उसकी तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की वो लीज़ पे दी गई थी, तकरीबन 1200 कनाल के करीब है, वो उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इख्तियार किया था, ये नैब का कहना है। इसके अलावा एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज का एक केस बनता है जिसकी तहकीकात नैब कर रहा है। बाकी इसके अलावा जो पैरागॉन सिटी का केस है इसकी भी तहकीकात में हमारे ज़राए का ये कहना है कि कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं, बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी है जो कि आने वाले चंद दिनों में अगले स्टेज तक पहुंच सकती है। तो ये वो तमाम तहकीकात हैं जो अब तक ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई के ख़िलाफ़, उसके भाई के हवाले से ये भी हमें बताया जा रहा है नैब के ज़राए का, जब वो वहाँ पर एडवाइज़र थे, उसके पास मिनिस्ट्री थी हेल्थ की, वो भी तहकीकात हो रही हैं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ख़रीदी गई थी बाहर से और टर्किश प्रोजेक्ट था, उसकी भी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इन दोनों को मिला के यही एक मेन वजह थी और नैब ज़राए का ये कहना है कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके पास आया था जिस वजह से आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया इस वाले से। नैब फौरी तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ रेफरेंस दायर करके अदालत में पेश कर देगा, क्योंकि उनके खिलाफ बाकायदा अदालती कार्रवाई क्या जल्द शुरू कर देगा, और क्या नैब उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में कामयाब भी हो सकेगा, या फिर साद रफ़ीक को भी शहबाज शरीफ की तरह नैब की तवील हिरासत में रहना पड़ेगा। क्योंकि डीजी नैब लाहौर ने हमारे ही प्रोग्राम में शहबाज शरीफ के खिलाफ भी यही दावा किया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नवंबर के आखिर में दायर कर दिया जाएगा। नहीं, अभी आप जब रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, कितने अरब रुपए का नुकसान और कितनी ज़मीन गई है शहबाज शरीफ साहब? लिखेंगे, जब हम वो लिखेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने अरब का नुकसान। नहीं, अभी जब आप रिमांड ले रहे हैं तो जब रिमांड में आप इस्तदा कर रहा है नैब, उसमें तो ये सारी बातें नहीं कर रहा है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी अभी हमें साबित करना है, हमें सबूत मिल सकते हैं। तो रिमांड में तो ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, आपके सबूत मिल गए हैं, आशियाना केस हमारा कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह ये कोर्ट में होगा। आप बिल्कुल ज़्यादा परेशान ना हो, आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। नवंबर गुजर गया, दिसंबर की भी आज 11 तारीख है, मगर अब तक रेफरेंस दायर नहीं किया गया। शहबाज शरीफ को नैब ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, फिर अगले ही दिन उन्होंने अदालत में पेश करके रिमांड ले लिया। उसके बाद नैब ने कई बार रिमांड लिया और आखिरकार 6 दिसंबर को नैब ने शहबाज शरीफ के 6ठे रिमांड की दरख्वास्त की, तो लाहौर की एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ को नैब की हिरासत में 2 माह से जायद हो गए हैं, मगर अब तक कोई नुमायां पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो फिर क्या नैब ख्वाजा साद रफ़ीक के मामले को जल्द निपटाएगा, या फिर उन्हें भी शहबाज शरीफ की तरह तवील इंतज़ार करना पड़ेगा? और इस वक्त नैब के पास सबूत बहुत सारे हैं और वो अब जुर्म से मुल्जिम की तरफ पहुंचकर मुल्जिम से मज़ीद चीज़ें निकालेंगे, या फिर सबूत है नहीं और मुल्जिम से जुर्म की तरफ पहुंचने की एक दफ़ा फिर कोशिश की जाएगी, जैसा कि मुख्तलिफ दूसरे केसेस में नजर आता है। बात अब सिर्फ ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है, बल्कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी नैब इंक्वायरी शुरू कर रही है, जबकि FIA ने हमजा शहबाज को आज बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। इसके अलावा भी नून लीग की मरकजी क़यादत मुश्किल में है। कई अहम सियासी रहनुमा केसेस और अदालती पेशियों का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे, और क्या इस सब का नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख्वाजा बरादरान आज गिरफ्तार हो गए, मगर इसके अलावा भी आज नून लीग के लिए 2 मजीद बुरी खबरें सामने आई। बल्कि नून लीग की क़यादत के हवाले से बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं, आती रही हैं, आज भी आई हैं। कोई जेल जा रहा है, कोई अदालती पेशियां भुगत रहा है और कोई नाअहल होकर सियासत से बाहर हो गया है। नून लीग की तर्जुमान और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब भी आज मुश्किल में आ गई हैं। नैब ने मरियम औरंगजेब की असासों की छानबीन शुरू कर दी है। तर्जुमान नैब के मुताबिक मरियम औरंगजेब के खिलाफ नैब को शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत करने वाले ने मरियम औरंगजेब के असासों की तफसीलात फराहम की है, मगर शिकायत करने वाले का नाम नहीं बता सकते, ये नैब की प्रेस रिलीज कह रही है। अब आमदनी क्या है ये नहीं बताया, आमदनी से ज़ायद असासे क्या हैं ये भी नहीं बताया, शिकायत किसने की ये भी नहीं बताया। बस नैब ने इतना बता दिया कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी केस खुल गया है। मरियम औरंगजेब का नाम बता दिया, शिकायत करने वाले का नहीं बताया। मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी अब नैब तफ्तीश करेगा। इसके अलावा आज FIA ने नून लीग के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हमजा शहबाज के मुताबिक बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के बाद जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। हमजा शहबाज के मुताबिक उन्होंने FIA हुकाम को बताया
कि वो नैब में चलने वाली इंक्वायरी में मतलूब नहीं है, लेकिन उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नैब हमजा शहबाज के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों के केस की तहकीकात कर रहा है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। इसके अलावा हमजा शहबाज और उनके भाई सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुबैना तौर पर गैर कानूनी पुल की तामीर और 56 कंपनियों से मुतालिक भी तहकीकात जारी है और नैब गुज़िश्ता माह उनका नाम ECL में डालने की सिफारिश कर चुकी है। सलमान शहबाज पहले ही बैरून मुल्क हैं। आज नून लीग के लिए 3 बुरी खबरें सामने आई। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से एक मुकालमा करते हुए कहा कि हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी ना सके। आपने बातचीत बहुत कम रहती है, आपका हंसना मुस्कुराना भी कम हो गया, बातचीत बहुत कम करते हैं आप। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। बस मेहरबानी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के पहले दर्जे की क़यादत, जो टॉप क़यादत है, वो मुश्किल में है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ फिल वक्त तो जमानत पर है, मगर उनके खिलाफ नैब के 2 रेफरेंसेस का फैसला 24 दिसंबर को आना है। मुमकिन तौर पर वो एक बार फिर जेल जा सकते हैं। फिर जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी की दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी, मगर जज की गैर मौजूदगी की वजह से समाअत नहीं हो सकी। सिर्फ नवाज शरीफ ही को नहीं, नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को भी गद्दारी के इल्ज़ाम का सामना है और वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ नैब LNG के मामले में इख्तियारात से तजावुज़ की तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ तो पहले ही जेल में है। उनके खिलाफ नैब आशियाना हाउसिंग स्कीम, साफ पानी केस, आमदनी से ज़ायद असासों, रमज़ान शुगर मिल के पुल केस की तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी उनके मुखालिफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार नैब गए हुए हैं और गुज़िश्ता दिनों उस्मान डार ने दावा किया कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नैब के हवाले कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। नैब ने नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू की हुई हैं। इसी तरह सानह मॉडल टाउन भी नून लीग की क़यादत का पीछा कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने सानह मॉडल टाउन की नई तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, साबिक गवर्नर रफीक रजवाना, साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, साद रफीक, परवेज़ रशीद के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त की थी। यूँ ये तमाम अफराद इस केस में दोबारा से तहकीकात का सामना करेंगे और इसमें सबसे अहम नाम राना सनाउल्लाह का है, क्योंकि अवामी तहरीक समझती है कि राना सनाउल्लाह का सानह मॉडल टाउन में अहम किरदार है। यूँ राना सनाउल्लाह और नून लीग की क़यादत मुश्किल में है। इसके अलावा नून लीग की काबीना के 2 अरकान सारा अफजल तारड़ और रियाज पीरज़ादा के खिलाफ भी नैब ने तहकीकात शुरू की हुई हैं। सारा अफजल तारड़ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ अदविया साज कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाकर अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इसी तरह रियाज पीरज़ादा पर स्पोर्ट्स डिवीज़न और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम है। इसके अलावा नून लीग की काबीना के 2 अरकान दानिया नज़ीर और तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है और इन दोनों के लिए 5 साल तक सियासत के दरवाजे बंद हैं। साबिक काबीना के एक अहम रुकन और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पार्टी से नाराज़ हैं और वो किनारा कुशी इख्तियार कर चुके हैं। साबका काबीना में कई अहम जिम्मेदारियों पर रहने वाले सागदार के खिलाफ भी नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो लंदन में है और वतन वापस नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सेनेटरशिप है वो भी मुअत्तल की हुई है। उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी हो चुका है। अब ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ्तार हो गए। मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया। किस सिलसिले में हुआ नहीं बताया, कौन से असासे हैं, कौन सी आमदनी है, किसने शिकायत की है नहीं बताया। इस लिहाज से देखा जाए तो गुज़िश्ता हुकूमत की पूरी काबीना ही इल्ज़ामात की जद में है। सिर्फ चौधरी निसार बचे हुए हैं, मगर चौधरी निसार का ताल्लुक नून लीग से है नहीं, किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ के दोनों बेटों के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। ये सारा का सारा मामला इस वक्त नून लीग की क़यादत को मुश्किल में डाले हुए है। किस हद तक ये मुश्किल आगे जाएगी हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। जो मामला हो रहा है नून लीग की मुश्किलात में ये बेपनाह इजाफा करेगा या मुस्तकबिल में ये मुश्किलात कम होती नज़र आती हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि नून लीग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रही है। आप देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नून लीग को पॉपुलर कर रहे हैं बहुत ज़ोर लगा के कि क्यों नहीं पॉपुलर हो रही, इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें अब उसकी क्या वजह है। अब चले साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ तो एक पुराना केस चल रहा है, तो उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो उनको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन इसके साथ ही साथ हमजा शहबाज साहब जो हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वो बाहर जा रहे थे, उनको रोक दिया। उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है। चले वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, वो बहुत तंग करते होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं
उनके खिलाफ जो आज ये खबर आई है कि उनके खिलाफ एक गुमनाम शिकायत पर उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। और ये खबर किसने दी है? ये नैब ने दी है। अब मुझे आप ये एक बात बताएं कि जब तक नैब के पास किसी सियासतदान या किसी सिविल सर्वेंट या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जब तक कोई सबूत ना हो, जब तक उसके ख़िलाफ़ वो रेफरेंस दायर ना करे, तो क्या इस तरीके से मीडिया ट्रायल होना चाहिए? तो अब मरियम औरंगज़ेब साहबा के ख़िलाफ़ जो शिकायत करने वाला आदमी है उसका नाम तक भी नैब बताने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने सिर्फ इंक्वायरी शुरू की और आप कह रहे हैं जी इनकी बहुत ज़्यादा कोई गैर कानूनी जायदाद का सुराग मिल गया है। अब जो लोग मरियम औरंगज़ेब साहबा के ख़ानदान को जानते हैं उनके लिए ये बड़े अचंभे की बात है। मैं उनकी वालदा को जानता हूँ, तायरा औरंगज़ेब साहबा को, बहुत उनके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। आप मरियम औरंगज़ेब को छोड़ दें, जो तायरा औरंगज़ेब साहबा हैं उन्होंने तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब वाकई उनको बहुत फ़ायदों की पेशकश हुई थी तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। और मैं समझता हूँ कि जब मरियम औरंगज़ेब साहबा के ख़िलाफ़ नैब जो है वो मज़ीद तहकीकात करेगी और जिसने भी शिकायत की है तो एम्बेरसमेंट होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आज इतने ऊपर नीचे ये जो 3-4 फैसले हुए हैं तो इसकी मुझे जो रीज़न समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि ये जो 3-4 दिन पहले लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का रिमांड देने से, मज़ीद रिमांड देने से इनकार किया और कहा जी इनके खिलाफ कोई किक बैक्स का, कोई करप्शन का हमें सबूत नहीं मिला, लिहाजा हम इनका जिस्मानी रिमांड नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि नैब जो है वो बुखला गई है और बुखलाहट में अब वो हमजा शहबाज को भी रोक रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ भी उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया है, साद रफ़ीक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अगर इन सब चीज़ों में से कुछ ना निकला तो फिर किसको फ़ायदा होगा? तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा ना। और किसको नुकसान होगा? तहरीके इंसाफ का नुकसान होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको मज़ीद पॉपुलर करने की एक कोशिश की जा रही है और नैब जो है वो इसमें हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। अब ज़ाहिर मरियम औरंगज़ेब के दौर में बहुत ज़्यादा नैब पर तनकीद भी करती रही हैं। नैब की अपनी प्रेस रिलीज फिर नैब के कंडक्ट पर सवाल भी उठा रही है कि भाई किसने शिकायत की, ये बता दें, कौन सी करप्शन है और असासा। ये आमतौर पर वैसे ही नैब पर तनकीद होती है कि आमदी से ज़ायद असासों में जो कोई नहीं फंस रहा होता तो उसे इसमें फंसा दिया जाता है। मगर ये जो तनकीद है कि नैब सिर्फ नून लीग को टारगेट कर रहा है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला वहाँ के, उनको भी मालन जब्बा केस में जो स्टोरी बाकायदा तौर पर सामने आई उसमें तलब किया गया है, तो तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर को भी तलब किया गया। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को भी सिर्फ तलब किया जाता है, अलीम खान साहब को भी सिर्फ तलब किया जाता है। तो ऑपोजिशन यही तो कह रही है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले यही तो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, अपने लोगों को यानी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को आप सिर्फ तलब करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और वो वापस चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही बातें जो है नैब के बारे में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। जब से 1997 से ये नैब बनी थी, एहतसाब ब्यूरो बना था, पहले सैफुर रहमान साहब थे, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जनरल अमजद साहब आ गए, जनरल खालिद मकबूल आ गए, जनरल मुनीर हफीज़ आ गए, जनरल शाहिद अजीज़ आ गए, एडमिरल फसी बुखारी आ गए और करते करते अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब आ रहे हैं। हर दौर में हम नैब के बारे में यही बात सुनते हैं कि इसके ज़रिए, इस इदारे के ज़रिए जो सियासी मुखालफिन हैं उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है। बीच में हर दौर में एक ना एक जो अपनी पार्टी का बंदा होता है वो उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आज जो हुआ है, आज जो सारा दिन मीडिया पे जो खबरें चली हैं, तो अब उन खबरों के बाद क्या कोई ये मानेगा कि ये जो नैब है ये कोई गैर जानबदाराना तहकीकात कर रही है, अनटिल अनलेस कि ये अलीमा खान साहबा के खिलाफ भी कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करते, तो फिर कोई मानने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि महमूद खान साहब को भी बुला लिया है, फलां को भी बुला लिया, फलां को भी बुला लिया और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब मगर नून लीग का जो नैब और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है, अब तहरीक इंसाफ बाकायदा कह रही है, आज भी कहा उन्होंने कि जी हमारा नहीं है नैब, ना ही हमारे मातहत इदारा है। मगर फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये ज़रूर कहा था कि हमारी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, सियासी सपोर्ट, तो फिर नैब इतने बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता अगर हम अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर लें। तो अब आज भी कह रहे हैं वो कि हम नहीं कह रहे, ये नैब खुद कर रहा है जो कुछ कर रहा है। नून लीग फिर भी इल्ज़ाम लगा रही है कि गठजोड़ है और आज की सरगर्मी से साबित हो रहा है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नैब कहती है कि जनाब हमारा जो है वो एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, चलें अगर नहीं है तो मेरा एक सवाल है इनसे, इसका मुझे जवाब दे दें।
कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून की स्पोक्स पर्सन के तौर पे बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो इसके अलावा उनके ख़ानदान के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में जिन लोगों को पता है, मैं अगर आपको इस वक्त उनके बारे में डिटेल्स बताने शुरू कर दूं जो मुझे उनके बारे में पता है, उनके पास अपना घर भी नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं है। तो अब मैं ये इस तरह की बातें करना नहीं चाह रहा। तो अब जब आप मरियम औरंगज़ेब को टारगेट करेंगे सिर्फ सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर कि ये औरत जो है ये बाज नहीं आ रही, ये बोलती जा रही है, रोज़ कोई ना कोई वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, तो उसके बाद जब आपके पास कोई बड़ा सबूत ना हो, या तो आप निकाल के लाए ना मरियम औरंगज़ेब की कोई गैर कानूनी जायदाद, कोई दुबई का विला लेके आए, कि न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट लेके आए, चलें इस्लामाबाद के E7 में या F6 में या F7 या F8 में कोई उनका घर ले आए और बताएं कि जी ये इनकी इलीगल प्रॉपर्टी है, तो हमको माने भी बात। आपके पास कंप्लेनेंट का नाम तक नहीं है, आपके पास कोई डिटेल नहीं है, आप खबरें जारी कर रहे हैं जी इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होगी। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये आप उनको चुप करवाना चाहते हैं। तो अगर वो चुप हो जाएंगी तो ये केस भी बंद हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपोजिशन के वो लोग जो चुप नहीं कर रहे, आप उनको विक्टिमाइज करने के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल यही समझ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आमिर मीर मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स बन सकती हैं। ये पाबंदी लगी थी पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए। क्या मामला हुआ? बहरहाल जो बिल्डर्स हैं वो खुश हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बुलंदोबाला इमारतों की तामीर पर पाबंदी खत्म कर दी है और अपना ही 6 से ज्यादा मंजिलों की तामीर पर पाबंदी का हुक्म वापस ले लिया। गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था। एक बड़ा फैसला था जिसने कराची में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मुतासिर किया। बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी से सरमायाकार मुश्किलात से दो चार हुए। तामीरात के शोबे से जुड़े बहुत से मजदूर और मेहनत कशों का रोजगार भी मुतासिर रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में कराची में 6 मंजिलों से ज्यादा इमारतों की तामीर पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 6 मंजिल से ज्यादा इमारतों की तामीरात को कानून के मुताबिक जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डर्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक बुलंद इमारतें बना सकते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इंडस्ट्री के साथ बहरिया टाउन को भी फायदा हो जाएगा। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी की वजह से 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जिस पर अरबों रुपए की सरमायाकारी हो चुकी थी, मगर आज अदालत ने पाबंदी हटा दी है। अब कानून के मुताबिक बिल्डिंग्स बनेंगी। शहरी शहाब उस्तो की दरख्वास्त पर नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में शहर में पानी की कमी की वजह से ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी आयद की थी। कराची को जरूरत के मुताबिक पीने के पानी की फराहमी तक बुलंद इमारतों को पानी के लिए कनेक्शन देने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत की गई, जिसके बाद वाटर बोर्ड ने बुलंद इमारतों को पानी के कनेक्शन देने पर पाबंदी लगाकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक खत भेजा, जिसमें बुलंद इमारतों की तामीरात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई। फिर 14 जनवरी 2018 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी और सिर्फ 6 मंजिला इमारतों की तामीर करने की इजाजत दी। इस पाबंदी के खिलाफ बिल्डर्स की तंजीम आबाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आज उसका फैसला आ गया है और अब ये मामला कहाँ तक जाएगा। मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, आपकी एसोसिएशन खुश है? आपकी तरफ से कहा गया था 500 प्रोजेक्ट्स हैं, 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो रुकी हुई है, एक बड़ी खबर है। सर, आबाद बहुत खुश है और इस फैसले का खैर मकदम करती है और अल्लाह ताला का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस तकलीफ़ के मराहिल से निकाला। जैसे कि आप कह रहे हैं 500 प्रोजेक्ट हमारे अप्रूवल के लिए रुके हुए थे और जिसमें तकरीबन 500 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी। इसके अलावा 500 वो प्लॉट हम लोगों ने ख़रीदे हुए थे जो पाइपलाइन में थे, जिसमें हमने बिल्डिंगें बनानी थी, उसमें भी 500-700 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी। यानी 1200 बिलियन 1.2 ट्रिलियन रुपए इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर थे और प्लॉटों में डम हुए थे। अब ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे और मैं समझता हूँ इससे पूरी पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, हर आदमी को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा और मुनासिब कीमत पे इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को मकान भी मिलेगा। मगर आप बना तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी वो इस बात के पेश नज़र के पानी नहीं है, बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, देने को पानी नहीं है, तो पानी का मसला तो हल नहीं हुआ। फिर आप बिल्डिंग्स बनाएंगे, पानी का मसला तो अपनी जगह पर रहेगा।
हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था बिगिनिंग से कि हमें पानी अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। ये इमारत मुकम्मल होने में मिनिमम 4 साल लगेंगे और मैक्सिमम 8 साल लगेंगे। इमारत 2 दिन में या 2 महीने में मुकम्मल नहीं हो जाती और उसकी 4 साल तक हम समझते हैं K4 भी आ जाएगा, डिसैलिनेशन प्लांट भी आ जाएंगे और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ वाटर आएंगे। इसके साथ साथ हमारा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग पानी नहीं पीती, आदमी पानी पीते हैं। कराची की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है तो यकीनन उसमें पानी का इस्तेमाल, चाहे वो मैं मकान में रहूं, कच्ची आबादी में रहूं या हाई राइज बिल्डिंग में रहूं, वो होगा। बहुत शुक्रिया। कारोबार से सियासत तक, एयरलाइन और महंगी गाड़ियों के शौक से फार्मूला 1 रेसिंग और क्रिकेट के मैदान तक, जिस शोबे में किस्मत आजमाई की, कामयाबी ने उनके कदम चूमे। भारत में उनकी मशरूब बनाने वाली कंपनी किंगफिशर ने अपना कारोबार दुनिया के 52 मुमालिक तक फैलाया। इंडियन प्रीमियर लीग की मशहूर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिक बने और उस वक्त विराट कोहली इस टीम के कप्तान हैं। जबकि महंगी गाड़ियों का पूरा फ्लीट भी वो अपने इस्तेमाल में रखते। ऐसी पुरतायुश जिंदगी गुजारी कि आज किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर हैं। बात हो रही है भारत के अरबपति ताजिर विजय माल्या की, जिन्होंने 1983 से 2012 तक मुख्तलिफ कारोबार में सरमायाकारी करके अरबों रुपए कमाए। लेकिन 2005 में कायम की गई निजी एयरलाइन किंगफिशर की वजह से वो 2012 में मुश्किलात का शिकार हुए और इसी एयरलाइन की वजह से गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से मुश्किलात में है और भारतीय बैंकों से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के दिवालिया होने के बाद से फरार होकर बरतानिया में है। और भारतीय हुकूमत तहवील मुल्जिमान के मुआहदे के तहत उनकी वापसी की मुसलसल कोशिशें कर रही थी, जिसमें गुज़िश्ता रोज उसे अहम कामयाबी हासिल हुई है। और लंदन की अदालत ने भारतीय हुकूमत के हक में फैसला सुनाते हुए विजय माल्या को वापस भारत भेजने का फैसला सुनाया है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालती हुक्म में कहा गया है कि विजय माल्या ने जो कर्ज लिया इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बादियुन नजर में सबूतों से यही लगता है कि विजय माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग की। फैसले में कहा गया है कि भारतीय तहकीकाती इदारे सीबीआई के पास विजय माल्या के खिलाफ एक मजबूत केस है और इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि जिससे ये पता चलता हो कि इनके खिलाफ सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया था। और फैसले में कहा गया है कि विजय माल्या ने अपनी पुरतायुश जिंदगी दिखाकर और चापलूसी से बैंक को बेवकूफ़ बनाया। फैसले में मजीद कहा गया है कि विजय माल्या को अगर बरतानिया से बेदखल किया जाता है तो उनके इंसानी हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। भारतीय हुकूमत विजय माल्या के खिलाफ बैंक दिवालिया में मुकदमा चलाना चाहती है। विजय माल्या पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी एयरलाइन किंगफिशर के लिए बैंक से मजमूई तौर पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज की रकम को वापस करने का कोई इरादा नहीं रखते। इसके साथ उन्होंने किंगफिशर के मुनाफे और सिक्योरिटीज से मुतालिक भी गलत मालूमात दी। बरतानवी अदालत के हुक्म के बाद अब विजय माल्या की भारत हवालगी का केस बरतानवी वजीर दाखिला के पास जाएगा, जो इस बारे में हतमी फैसला करेंगे। जबकि विजय माल्या 14 दिन में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। और अगर बरतानवी वजीर दाखिला अदालती फैसला बरकरार रखते हैं तो विजय माल्या के पास इस फैसले के खिलाफ भी अपील करने का हक हासिल है। विजय माल्या अपने खिलाफ मुकदमे को सियासी करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि फैसले का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। अगर बरतानिया विजय माल्या को बेदखल करके भारत के हवाले कर देता है तो यह भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुल्क में आइंदा साल पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद से कबल बड़ी फतह तस्वुर की जाएगी। खासतौर से हालिया रियासती इंतखाबात में जो बीजेपी को शिकस्त हुई है उसके बाद उनके लिए बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की अपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी पर यह इल्ज़ाम आयद करती रही हैं कि उन्होंने विजय माल्या को मुल्क से फरार के लिए आज़ाद रास्ता दिया था। ताहम मोदी हुकूमत ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी। विजय माल्या का उरूज और जवाल का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब 2005 में कायम की गई उनकी निजी एयरलाइन किंगफिशर 2012 में माली बहरान का शिकार हुई तो उरूज से जवाल का सफ़र शुरू हो गया और 8,000 करोड़ के खसारे के साथ 7,500 करोड़ से जायद के कर्ज के बोझ तले ये दब गए। किंगफिशर के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाह न मिलने पर हड़ताल पर चले गए। किंगफिशर के तैयारों की तादाद 68 से कम होकर 10 रह गई और 2013 में इसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद ये गैर फाल हो गई। विजय माल्या ने एयरलाइन के मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए बैंकों से कर्ज लिया, लेकिन मुसलसल माली खसारे के बाद बैंकों ने मजीद कर्ज देने के बजाय अपने पुराने कर्ज की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया है। सूरत हाल में विजय माल्या मार्च 2016 में उस वक्त बरतानिया चले गए जब वो बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के दिवालिया हो गए थे। अप्रैल 2016 में भारतीय हुकूमत ने विजय माल्या का पासपोर्ट मुअत्तल करते हुए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के इल्जाम लगाते हुए बरतानिया से उनकी हवालगी का मुतालबा किया, जबकि इस दौरान विजय माल्या ने मई 2016 में भारत के ऐवान बाला की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया। इस दौरान मुसलसल उनका यह मौक़िफ़ सामने आता रहा कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, उन्हें कर्ज वापस करने के लिए वक्त दिया जाए।
अप्रैल 2017 में भारतीय हुक्काम के लगाए गए इल्जामात पर विजय माल्या को बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन मुकदमात ने विजय माल्या का पीछा नहीं छोड़ा। भारतीय हुकूमत के साथ 13 भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम ने भी कर्ज की वापसी के लिए बरतानवी हाईकोर्ट में मुकदमा किया, जहां से अक्टूबर 2018 में उनके हक में फैसला आया और बरतानवी अदालत ने 1 अरब पाउंड से जायद के कर्ज की अदायगी के लिए विजय माल्या की 6 लग्जरी गाड़ियां फरोख्त करने की इजाजत दी थी। इन गाड़ियों में 2 फेरारी गाड़ियां, मैबैक, रेंज रोवर, पोर्श शामिल थी, जबकि इससे पहले भारत में उनके जेर इस्तेमाल 2 हेलीकॉप्टर्स भी रवां साल सितंबर में नीलाम कर दिए गए। विजय माल्या ने अपना बिजनेस एम्पायर अपने मशहूर ज़माना मशरूब किंगफिशर से बनाया, जिसके जरिए उन्होंने अक्टूबर 2007 में फार्मूला 1 रेस में पार्टनरशिप में तकरीबन 14 अरब रुपए से जायद में टीम खरीदी और फिर इसी तरह उन्होंने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज़ पर उस वक्त तकरीबन 15 अरब रुपए से जायद की बोली लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खरीदी थी। लेकिन अब विजय माल्या दिवालिया हैं और इन्हें मालियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। भारतीय हुकूमत उन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा करने के लिए तैयार है। विजय माल्या की भारतीय रवानगी से मुताल्लिक बरतानवी वज़ीर दाखिला क्या फैसला करती है, या आइंदा कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अगर विजय माल्या को भारत भेजा जाता है तो ये तहवील मुल्जिमान के मुआहदे के तहत बड़ा इकदाम होगा। अब पाकिस्तान को इस किस्म के मुआहदे करने की ज़रूरत है। हुकूमत दावे कर रही है कि उनकी बहुत ज़्यादा पेशरफ बरतानवी हुक्काम के साथ हुई है, तो क्या पाकिस्तान भी जो इस हुकूमत का दावा है लूटी हुई दौलत का वापस लाने का और लोगों को वापस लाने का, उस पर अमल कर सकता है? बैरिस्टर राशिद असलम, माहिर बरतानवी कवानीन हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या इस सारे मामले को देखा जा सकता है, एक तो भारत के क्या मुआहदे हैं और मौजूदा हुकूमत ने जो मुआहदे किए हैं उसके तहत पाकिस्तान भी इस तरीके से कर सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ऑब्वियसली यूके के साथ, ये 1992 में साइन हुआ था और 1993 नवंबर में इसको इन्फोर्स किया गया था बिटवीन यूके एंड इंडिया। अब तक अगर आप देखें पिछले 26 सालों में तो 2 लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया जा सका है सिर्फ। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे रिक्वेस्ट आती हैं यूके की हुकूमत को, लेकिन बहुत कम लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया गया। इवन यहाँ पे इस वक्त कोर्ट्स में अभी तक 5 पेंडिंग केसेस हैं इस वक्त आज तक। और जो 26 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ उसके मुताबिक एक शख्स था समीर भाई पटेल जो गुजरात के दंगों में मुलव्वस था, उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था। उसके बाद विजय माल्या। अब विजय माल्या के हवाले से 2-4 अहम चीजें जो हम इग्नोर कर रहे हैं। एक तो जब थेरेसा मई अभी इसी साल उन्होंने इंडिया का जब विजिट किया तो मिस्टर मोदी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की इनकी हवालगी के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो 9,000 करोड़ का जो है वो खुद मानते हैं उसको। उन्होंने जो प्ली ली थी इसमें वो ये ली थी कि वहां की जेल में इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट होता है और दूसरा वहां पे उनको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन के खिलाफ चलेगी, जिसकी वजह से वो इंडिया नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं उसको उन्होंने कहीं भी चैलेंज नहीं किया था। तो जज ने इन दोनों चीजों पे इंडियन गवर्नमेंट से राय मांगी थी, जिसपे जो इंडिया की तरफ से जो वकला थे उन्होंने कहा था कि वहां जब उनको जेल में मुंतकिल किया जाएगा तो उनके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाएगा। उस जेल में उनके लिए खुसूसी टॉयलेट बनवाया जाएगा, उसके अलावा उनको गार्डन की सहूलत मैसर होगी। उसके अलावा जो जस्टिस डिनायल के हवाले से इश्यूज हैं उनके वो भी दूर किए जाएंगे। तो विजय माल्या का जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, मगर पाकिस्तान फायदे किस हद तक हैं? पाकिस्तान अगर जाहिर ये हुकूमत कह रही है अरबों रुपए पाकिस्तान, अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर हैं, बरतानिया के साथ स्पेसिफिक क्या है पाकिस्तान का मामला? पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान का अभी तक कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं हुआ यूके के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक एमओयू जरूर साइन हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक आज के दिन तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि जिसको कहा जा रहा था कि इसको एक ट्रीटी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आज के दिन तक जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इसको ट्रीटी में कन्वर्ट करने का कोई अंदिया अभी तक आज तक नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है था CDI, उसके बारे में जो शुबात हैं वो बहुत कम है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इदारा है। नैब के हवाले से शुबात बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो रिसेंट अरेस्ट हुई या माजी में जो अरेस्ट हुई हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट थी। तो यहाँ पे जजेस को ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी होता है कि सियासी हवाले से किसी को विक्टिमाइजेशन या इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये बात विजय माल्या के फैसले में भी लिखी है जज ने, मजिस्ट्रेट ने। मगर साथ में बताइएगा कि फिर जो मौजूदा हुकूमत आई है, फिर बरतानवी हुकाम भी यहाँ आए थे और दावे किए गए कि बड़ी पेशरफ्त हो रही है, तो कोई नया इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फिर आगे जाके एसेट्स की रिकवरी के लिए कोई मुआहदा, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से अभी तक?
देखिए, सबसे पहले तो यूके के साथ कोई मुआहदा उनका नहीं है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 6 नुकात पे हुआ, उसमें कहीं भी उसको एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया गया, या उसको जैसे मैंने पहले कहा ट्रीटी में कन्वर्ट नहीं किया गया। बाकी जहां तक बात दूसरे मुल्कों से मुआहदों की है, तो वो मुआहदे पहले भी थे, इस किस्म के मुआहदे, वो तजदीद अहद किया जा रहा है। उसमें कोई नए मुआहदे अभी तक मैं नहीं समझता कोई हुए हैं। दैट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। उसमें कोई, अगर आप कहें कि न्यू मुआहदे हैं, तो वो अभी तक मंजर आम पे आज तक तो नहीं आए कोई ऐसी ट्रीटी। अगर कोई नए आए हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। अगर स्विस गवर्नमेंट के साथ या यूके गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रीटी साइन हुआ है तो मैं ये समझता हूँ उसको पब्लिश करना चाहिए। अब जैसे यूके की ये रवायत है कि यहाँ पे अगर किसी भी मुल्क के साथ ट्रीटी होता है तो यहाँ की वो जो यूके हुकूमत की वेबसाइट है उस पर वो आ जाता है। जैसे इंडिया का मुआहदा उस पर पड़ा है, या बाकी 36 ममालिक के साथ जो उनके मुआहदे हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई भी मुआहदा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इवन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया दोनों तरफ से। मतलब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के को इस हवाले से और ज़्यादा डेवलपमेंट्स करने की ज़रूरत है, मुआहदे करने की ज़रूरत है। अब भारत में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस तमाम चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि अगले साल आम इंतखाबात होंगे, मगर इन आम इंतखाबात से पहले भारत की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात ने मोदी हुकूमत को बड़ा धचका लगाया है। 5 में से 3 रियासतों में अपोजिशन की जमात कांग्रेस, हुकुमरान जमात बीजेपी से आगे है और उससे अक्सरियत हासिल है, जबकि बीजेपी को 5 में से किसी एक भी रियासत में अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक राजस्थान में अपोजिशन की जमात कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली है। रियासती असेंबली की कुल नशिस्तों की तादाद 199 है और उसमें से 101 नशिस्तें कांग्रेस ने जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को 73 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। यहाँ बीजेपी की हुकूमत थी, मगर अब उन्हें शिकस्त हो गई है और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर ली है। इसी तरह भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की असेंबली की नशिस्तों की तादाद 230 है और इनमें कांग्रेस 114 नशिस्तों के साथ आगे है, जबकि बीजेपी के पास 108 नशिस्तें हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को 116 नशिस्तों की जरूरत है। तवक्को है कि कांग्रेस मखलूत हुकूमत बना देगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कुल नशिस्तों की तादाद 90 है, जिसमें कांग्रेस ने 68 नशिस्तें हासिल करके अक्सरियत हासिल कर ली है और बीजेपी को सिर्फ 16 नशिस्तें मिली हैं। कांग्रेस ने 15 साल तक इक़्तिदार से बाहर रहने के बाद छत्तीसगढ़ में हुकुमरान जमात बीजेपी से इक़्तिदार छीन लिया है। इसे अब तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है।